आज हम कक्षा 8 के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। कक्षा 8 के प्रश्न पत्र को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब तक जो हमने छठी और कक्षा 7वीं की जो परीक्षाएं दी थी, उसमें सीधी सीधी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। पूरे एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है और आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाता है। 10वीं क्लास के बोर्ड पैटर्न की तरह ही 8वीं के बोर्ड का पैटर्न होता है, और इसमें कुल जो प्रश्न होते हैं वो आपके प्रश्न बढ़ जाते हैं। कुल प्रश्न होते हैं 23 से 25 तक। और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इन्हें यदि आप समझ लेंगे तो आप पढ़ते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखकर पढ़ेंगे, जिससे आपको अत्यधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बिल्कुल टारगेट करके आप प्रश्न पत्र को टारगेट करके आप अगर पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विषय वस्तु का ध्यान रख सकेंगे कि परीक्षा में क्या पूछा जाना है। इसे जब आपको ये पता होगा, ये ध्यान होगा, तो आप उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा जोर देंगे। इससे आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। तो हमारे पास ये जो प्रश्न पत्र है, ये अभी परीक्षा में आया था। ये आपके लिए तो ये पिछले प्रश्न पत्र का पैटर्न है, ये यानी पिछले साल का प्रश्न पत्र है, लेकिन ये अभी आया है, तो मैं इस पर आज आपसे चर्चा करना चाहूँगी। चलिए प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं और उसे हल करके देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ते तु कौतुक लुब्धका सन्ति अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। इसमें सर्वनाम पद पूछा गया है और ये 1 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी जिसमें 4 संभावित उत्तर दिए जाते हैं और उनमें से एक उत्तर आपको छांट कर लिखना होता है। तो इसमें बहुत सुविधा हो जाती है कि आपके सामने पूरा का पूरा पाठ्यक्रम नहीं होता, आपको सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। 4 उत्तर आपके सामने दिए गए हैं और उन चारों में से ही आपको चयन करना होता है। लेकिन इसमें भी यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो आप चयन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पढ़ते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो सर्वनाम पद पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम पद कौन से होते हैं। स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवम वयम, जो हम ये छठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं सर्वनाम पद, वही सर्वनाम पद है। और आप ये सोच लीजिए कि पहला प्रश्न जो है वो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है, या छठी 7वीं में जो आपने पढ़ा है वही इसमें पूछा गया है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें है ते सर्वनाम पद है। अब दूसरा प्रश्न आता है, ये है आपका उपसर्ग से संबंधित और बहुत ही सरल है। किंतु तस्य मनः प्रियायामेव अनुरक्तः आसीत्। अब अनुरक्तः के नीचे रेखांकन किया गया है, रेखांकित किया गया है अनुरक्त शब्द को। अब पूछा गया है कि रेखांकित पदे उपसर्गो अस्ति, तो इस रेखांकित पद में उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय जानने के लिए हमें एक छोटा सा जो उपाय है वो हम ये कर सकते हैं कि कोई भी शब्द है उसे थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़कर देखिए। आप थोड़ा जैसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे तो शब्द के टुकड़े आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि शब्द में कितने टुकड़े हैं और कौन सा टुकड़ा है। तो जैसे ही आप उसे अलग करेंगे तो पहला, आपको पता ही है कि शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, तो आपके पास उपसर्ग अपने आप स्वतः ही आ जाएगा। तो इसे आप अगर धीरे पढ़ के देखते हैं, अनुरक्त है, अनुरक्त है, अनुरक्त है, 2 शब्द अपने आप अलग हो गए। अनु प्लस रक्त है, तो पहला जो शब्द है अनु वही उपसर्ग है। ये तो एक सीधी सी बात है कि हम इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और याद करना चाहिए, तभी हम सटीक उत्तर लिख सकेंगे। क्योंकि ये पैटर्न कभी कभी काम आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी में ये पैटर्न काम आ जाएगा। अगर ये काम आता तो जो बच्चे हैं वो सारे के सारे प्रश्न जो याद नहीं करते, ना ही सारे के सारे पद उदाहरण उन्हें याद करने की आवश्यकता होती। ये कभी कभी ऐसी स्थिति में है कि जब हमें कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा हो, तो इस प्रकार से हम उसे देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, विष्णु असत्यम न वदति। विष्णु खाली स्थान, असत्यम न वदति, रिक्त स्थाने उचितम अव्ययम लिखत। रिक्त स्थान में आपको उचित अव्यय पद लिखना है। अव्यय पद आप जानते ही हैं कौन से होते हैं, जिन पदों का लिंग विभक्ति कारक के अनुसार जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं।
और यहाँ पर 4 अव्यय शब्द आपको दे रखे हैं, तत्र, कदापि, एव और सर्वदा। इसमें से आपको सही शब्द का चुनाव करना है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप पूरे वाक्य का अर्थ समझ लें कि विष्णु असत्य न वदति, यानी विष्णु असत्य नहीं बोलता है, विष्णु झूठ नहीं बोलता है। अगर इसको थोड़ा सा और खोलकर आप बोलेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि विष्णु कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो ये वाक्य पूर्ण हो सकता है। तो आप इसमें देखिए कि कभी भी शब्द जब हम हिंदी में इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसका संस्कृत शब्द क्या होगा। अगर इसमें दे रखा है तो आप इसको इसमें से चयन करके आप वो शब्द लिख सकते हैं, वही अव्यय शब्द इस रिक्त स्थान में आएगा। तो कभी भी का यहाँ पर कदापि शब्द दे रखा है, तो रिक्त स्थान में कदापि शब्द आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु कत प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। अब क्या है कि इस प्रश्न में आपको प्रत्ययों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रत्यय में कौन सा अंतिम वर्ण बचता है शेष, जिसके आधार पर आप इसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ भी आप कर सकते हैं अंतिम वर्णों के हिसाब से। जैसे पठितुम है तो आपको स्पष्ट रूप से तुम दिखाई दे रहा है और तुम जो है वो तुमुन प्रत्यय में शेष बचता है। गत्वा, गत्वा में कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कृतवान भी इसका उत्तर नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा लिखित है। अब 5वां प्रश्न आता है, वीणा धारिणीम भयदाम रिक्त स्थानम पूर्यते। तो ये सीधा सीधा प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में से दिया गया है और पाठ्य पुस्तक में जो पंक्ति दी गई है अगर आपको याद है तो आप इसमें से चयन करके लिख सकते हैं। तो पढ़ते समय आप एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ें ताकि आप ये बता सकें कि किस पंक्ति में कौन सा शब्द छूटा हुआ है और उस शब्द को आप भर सकें। अधिकतर पद्य पाठों में से ही ये शब्द दिए जाते हैं। तो इसमें खाली स्थान दिया गया है। तो इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, तुषार, पुस्तक, कुंदम, इंदु। तो वीणा धारिणीम अभयदाम, तो वीणा के साथ और वो क्या धारण करती हैं ये आप समझ सकते हैं। इसमें वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम, ये पाठ में आपके दे रखा है, वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यांधकार मापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम। यदि आपने ये पूरा पढ़ा हुआ है और आपको याद है तो आप इसे कर सकते हैं। छठा प्रश्न आपके ज्ञान पर आधारित है कि शल्य क्रिया या जनक अस्ति। शल्य क्रिया के जनक कौन थे, इसका आपको उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही देना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो सही है उसका आपको उत्तर लिख देना है। 7वां है, स्वयं फलानि न खादन्ति। स्वयं फल नहीं खाते हैं। कौन नहीं खाते हैं स्वयं फल। अब इसमें 4 दे रखे हैं, वृक्षा, वारिवाहा, नद्यः, जलम। तो इसमें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि इसका उत्तर आएगा वृक्षाः, क्योंकि वृक्ष पर ही फल लगते हैं। तो वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। और आपके एक श्लोक भी आया हुआ है कि गंभीर चिंतन में कौन बैठे हुए थे, गंभीर चिंतन कौन कर रहे थे। 9वां प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरुते। संधि विच्छेद का प्रश्न है ये, और शब्द दे रखा है परोपकार, पर उपकार, पर प्लस उपकार। तो इसमें ये नहीं पूछा है आपसे कि संधि कौन सी है, बस संधि विच्छेद आपको करना है। दूसरा दे रखा है कर्मणि, कर्मण्येव, तो इसकी संधि विच्छेद आप करेंगे कर्मणि एव। तो ये आपको याद करना होगा। और संधि विच्छेद से रिलेटेड 2 प्रश्न आते हैं, 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो ये प्रश्न आता है कि आपको शब्द दे दिया जाता है, पद दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। और दूसरा प्रश्न आता है कि आपको संधि विच्छेद करके दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इसका समस्त पद लिखिए, यानी संधि युक्त पद लिखिए। तो आपको उस समय संधि युक्त पद लिखना होता है। 10वें नंबर का प्रश्न है, ये सारे प्रश्न 1-1 नंबर के ही आते हैं। अब 10वें नंबर का प्रश्न है, ये आपका है निर्देशानुसार क्रियापदम लिखत। निर्देश के अनुसार आपको क्रियापद लिखना है, यानी आपको धातु रूप थोड़े से याद करने पड़ेंगे और उससे रिलेटेड आपके 2 नंबर का प्रश्न आएगा। धातु रूप इसमें दे रखा है सेव धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। तो इसमें आत्मनेपद धातु है सेव, क्योंकि धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, आत्मनेपद, परस्मयी पद। तो आत्मनेपद धातु बहुत कम है, इसमें 4 या 5 के उदाहरण ही है, ज्यादा नहीं है।
तो आसानी से याद हो जाते हैं। पांचों जो आत्मनेपद धातुएं हैं वो एक से ही उसके रूप चलते हैं। तो एक अगर आप सेव धातु याद कर लेते हैं या लब धातु याद कर लेते हैं तो आपको पांचों याद हो जाती है। इसमें दे रखा है सेव धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसका शब्द बनेगा सेवते। अब दूसरा दे रखा है आपके वद धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वद मानी कहना, ये परस्मैपद धातु है और इसका वदती वदतः वदंती पठती पठते पठंती जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही रूप बनेगा। तो इसका भी प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द बनेगा वदती। अब इसमें आपको वर्तमान कालिक शब्द ही दिए गए हैं, तो हो सकता है कि भूतकालिक शब्द भी दिए जाएं या भविष्यकालिक शब्द भी दिए जाएं। पठिष्यति वाला रूप भी आपको याद करना पड़ेगा और पठत वाला रूप भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर 2 नंबर लाने हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। अब आता है आपका 11वां नंबर का प्रश्न। अधोलिखित पदयो प्रयोगेण एक एक वाक्यम लिखत। इन शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य लिखिए। तो शब्दों का वाक्यों में प्रयोग ये आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे पीछे दे भी रखा है, कई बार आपके प्रश्नों में भी दे रखे हैं। जो आपके पाठ खत्म होता है और आपके अभ्यासार्थ प्रश्न शुरू होते हैं उनमें भी 1-2 प्रश्न ऐसे दे रखे हैं जिसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके पूछा गया है। तो अधिकतर पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन्हीं में से इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अतिरिक्त कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रश्न वही होते हैं। और अगर कोई थोड़ा सा बदलाव भी होता है तो बस इतना सा होता है कि यदि आपको विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा गया तो आपसे पुस्तकालय का पूछा जा सकता है या फिर आपसे देवालय का पूछा जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन तरीका जो होता है वो बिल्कुल वही की वही रहता है। तो अब इसमें आपको 2 शब्द दिए गए, बड़े ही सरल से शब्द दिए गए हैं। तो सह शब्द दिया गया है कि सह का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। दिखने में सह शब्द बहुत सरल सा है कि अहम रामेण सह गच्छामि, मैं राम के साथ जाता हूँ। अब सह शब्द में आपको वाक्य बनाने के जो नियम होते हैं कुछ, उनको जानना बहुत जरूरी है। वाक्य बनाने के लिए एक तो कारक चिन्हों का ज्ञान आपको होना चाहिए, विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए और उसी के साथ कुछ नियम होते हैं जिनमें विभक्ति नियमों के आधार पर ही लगाई जाती है, तो आपको उन नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको वाक्य योजना, लघु वाक्य रचना जो होती है संस्कृत की, वो आपको सीखनी पड़ेगी और जो वाक्य बनाने के जो नियम हैं उनको भी याद रखने पड़ेंगे। अब दूसरा इसमें शब्द दे रखा है अभितः। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर। तो मार्गम अभितः वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, ये नियम आपको याद होना चाहिए। और सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, यह नियम आपको याद होना चाहिए। तो नियमों को भी आपको याद रखना होगा। अब आपके प्रश्न आ रहा है 12वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है सोनार दुर्गम स्वर्णमयी पीत पाषाणी निर्मितम अद्भुत दुर्गम अस्ति। अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है, अद्भुत दुर्गम को इन्होंने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है और ये पूछा है अत्र रेखांकित पदयो विशेषण विशेष्यम च पदम पृथक कुरुते। अब इसमें विशेषण और विशेष्य पद को अलग कीजिए। विशेषण और विशेष्य पद का संबंध होता है कर्मधारय समास से। कोई भी शब्द जो कर्मधारय समास का है उसमें विशेषण और विशेष्य आता है, तो विशेषण कौन सा होगा, विशेष्य कौन सा होगा, ये एक इतना कठिन प्रश्न है जो लगता बहुत सरल है, लेकिन अधिकतर हम इसे भूल जाते हैं और हमेशा हमसे गलत हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जो मूल शब्द है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, वह है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही है वह है विशेषण। यानी विशेषण किसे कहेंगे हम, जो विशेषता बताई जा रही है वह विशेषण कहलाएगा। तो इसमें अद्भुतम दुर्गम, दुर्ग क्या है, दुर्ग वह शब्द है जिसकी विशेषता बताई जानी है। तो दुर्ग क्या हुआ, विशेषण हुआ या विशेष्य हुआ, विशेष्य हुआ। दुर्ग हुआ विशेष्य और अद्भुतम, अद्भुत तो विशेषता है दुर्ग की, तो ये क्या हुआ,
ये विशेषण हुआ। अब 13 नंबर का प्रश्न आता है, शब्दे उचित शब्देन सह मेलनम कुरु। ये कॉलम मैचिंग के जो क्वेश्चन है ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से मेरा मतलब है तीसरी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी में भी आपने पढ़े हैं और संस्कृत में छठी क्लास से आप पढ़ रहे हैं। कॉलम मैचिंग बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं और उसके उत्तर भी हमें याद ही होते हैं। और लगभग क्या होता है कि जो हमने पाठों के पीछे प्रश्न पढ़े हुए होते हैं और उसमें जो कॉलम मैचिंग दिए हुए होते हैं वही कॉलम मैचिंग इसमें दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किल से 8 या 10 कॉलम मैचिंग आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, तो आप निश्चित रूप से उसे याद कर सकते हैं। अब इसमें दे रखा है मासा अयने सप्ताह से दिवसा ऋतु। तो 4 प्रश्नों के उत्तर अगर आपको आते हैं तो आप कॉलम मैचिंग कर सकते हैं। जैसे मासा दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए मास कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो इसमें 12 से आप इसको मिलान कर दो। अयन कितने होते हैं, 2 होते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन, तो इसका 2 से आप मिलान कर दीजिए। सप्ताह से दिवसा, सप्ताह के दिन कितने होते हैं, सप्त होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 से आप इसका मिलान कर दीजिए सप्त से। और ऋतुएं, ऋतुएं कितनी मानी जाती हैं हमारे भारत में, 6 ऋतुएं, 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, तो 6 से इसका मिलान कर दीजिए। तो इस प्रश्न का हल करने के लिए पाठ के पीछे जो भी आपके कॉलम मैचिंग दे रखे हैं उन्हें आप अच्छी तरह से रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये 4 नंबर आपके या 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है, रेखांकित पदानाम स्थाने कोष्ठके लिखितानि पदानि चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुते। वैसे प्रश्न निर्माण अगर आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे इसमें कौन सा शब्द लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 शब्द स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि तेन प्रेरिता सर्वे नेतारः, तो इसमें 2 शब्द दे रखा है, केन और कह। तो इसको लिखते समय हमें जो उत्तर दिया हुआ है उसका हमें सोचना चाहिए कि ये जो उत्तर है, अगर कोई हमसे प्रश्न पूछेगा तो किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा और प्रश्न में कौन सा शब्द आएगा। तो स्पष्ट रूप से हमें दिख जाएगा कि कह तो आएगा नहीं, कह का और केन जो लिखा हुआ है और यहाँ उत्तर में तेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लगभग केन ही आएगा। और इसको जानने के लिए हमें किम शब्द पूरे याद करने होंगे। किम शब्द हमें याद हो जाएंगे तो हम प्रश्नों के उत्तर आराम से संस्कृत में दे सकेंगे, प्रश्न निर्माण कर सकेंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न निर्माण हो हम इसे कर सकेंगे। अब दे रखा है सोमदत्त है मुंह को जाता है। सोमदत्त चुप हो जाता है या मूक हो रह जाता है, तो इसमें या निरुत्तर हो जाता है, तो इसमें दे रखा है किम और कह, तो निश्चित रूप से कह शब्द आएगा। सोमदत्त मूक हो जाता है, अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि कौन मूक हो जाता है। किम का मतलब तो क्या होता है, कह का मतलब होता है कौन, तो यहाँ पर कह शब्द आएगा, इसलिए सोम कह मूक को जाता है, ये इसका उत्तर बनेगा। अब 15वां प्रश्न है, कोष्ठके दत्तानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। तो अब इसमें आपको संज्ञा पद का चयन करना भी आना चाहिए। संज्ञा आपको पता होनी चाहिए कि संज्ञा कौन सी होती है, कौन कौन से शब्द संज्ञा में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए राज्ञीम और राज्ञी 2 शब्द दे रखे हैं, बहुत ही छोटा सा अंतर है इसमें। राज्ञीम में खाली एक बिंदी लगी हुई है ऊपर और राज्ञी शब्द दे रखा है। एकतः प्रति अनुरक्ति। अब यहाँ पर आपको चुनाव जो करना है वो करना है संज्ञा पद का, लेकिन इसमें आपको विभक्तियों का ज्ञान और जो अनुवाद के नियम अगर पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। राज्ञीम प्रति, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। राज्ञी के प्रति अनुरक्ति, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। अब दूसरा प्रश्न है, एकस्तु किंतु शास्त्र विमुख है। एकस्तु खाली स्थान किंतु शास्त्र विमुख है, एक लेकिन शास्त्र विमुख कौन। इसमें दे रखा है बुद्धिमानम और बुद्धिमान। बुद्धिमानम का मतलब तो जाता है बुद्धिमान को, तो जब हम बुद्धिमान को शब्द इसमें जोड़ते हैं तो ये वाक्य पूरा फिट नहीं बैठता, सही नहीं बैठता, वाक्य योजना सही नहीं बैठती, ना संस्कृत में ना हिंदी में। तो इसमें जो दूसरा शब्द आएगा वो आएगा बुद्धिमान। इसके बाद ग में दे रखा है ते त्रय अपि
सिंहस्य और सिंघेन दोनों में से एक शब्द आपको चयन करना है और उत्थाय मारिता, तो इसमें शब्द आएगा सिंघेन, सिंह के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तृतीय विभक्ति का एक वचन। और अगर हम सिंहस्य शब्द लगाते हैं तो सिंहस्य का अर्थ होता है सिंह का, सिंह के, सिंह की, तो ये सब बिल्कुल गलत हो जाता है, इसलिए इसमें शब्द आएगा सिंघेन। विभक्ति के अनुसार हमको शब्द का चयन करके लगाना है, इसमें लिखना है। अब चौथा आ जाता है सुबुद्धि और सुबुद्धे। वृक्षात अवतीर्य गृहम गते, वृक्ष से उतरकर घर चला गया, तो सीधा सीधा इसमें नाम आएगा सुबुद्धि। तो ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। अब 16वें प्रश्न पर आते हैं। अधो लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। कति पुत्रा बुद्धि रहिता आसन, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनके स्थान पर आपको उत्तरवाचक शब्द लगा देने हैं और वैसे की वैसे वाक्य पूरा लिख देना है। तो आपको पता होना चाहिए कितने पुत्र बुद्धि रहित थे, ये भी आपके पाठों के पीछे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं पाठ में से ही दे रखा है। तो आप लिख सकते हैं कि त्रय पुत्रा बुद्धि रहिता आसन। फिर रावत रत्न सिंह से विवाह कयास है अवध, हाड़ी रानी अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आप इसका उत्तर दे देंगे। और मगध देश से नृपय कयासीत, अगर आपने चंद्रगुप्त वाला पाठ पढ़ा है तो आप इसका उत्तर दे सकेंगे। विश्व से प्राचीनतमा पर्वतमाला का, विश्व की प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, ये भी आपके पाठ में दिया गया है अरावली पर्वतमाला के बारे में, तो आप इसका पूरा उत्तर अरावली पर्वतमाला, अरावली प्राचीनतमा पर्वतमाला आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये पाठों पर आधारित हैं और पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उन्हीं में से दिए गए हैं। तो पाठों के जो पीछे प्रश्न उत्तर हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए। 17वां प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक शब्द में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आप देखिए पाठ पर आधारित प्रश्न इसमें बहुत सारे आ गए, कुछ तो आपके 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए और उसके अलावा 4 नंबर का ये 16 नंबर का प्रश्न आ गया और 4 नंबर का आपका 17 नंबर का प्रश्न आ गया। तो यहाँ पर पाठ पर आधारित जो छोटे छोटे से प्रश्न है उत्तर हैं उन पर आधारित ही आपके 10 नंबर के प्रश्न आ गए। और इसके अतिरिक्त रिक्त स्थान, कॉलम मैचिंग और जो कुछ भी दे रखे हैं, व्याकरण के जो शब्द हैं, व्याकरण के जो प्रश्न हैं, वो भी आपके पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर हैं उसी में से आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपको 8वीं कक्षा में पढ़ते समय जो आपके पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उन्हीं को आपको अच्छी तरह से याद करना है। और आपने वो भी अगर अच्छी तरह से याद कर लिए तो आप निश्चित रूप से 8वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएंगे। तो ये हो गया कै लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। खाली एक शब्द लिखना है आपको, श्रद्धावान। क्रोधात किम भवति, स्मृति विभ्रम। सर्वधनम प्रधानम किम, विद्या। गंगाजलम कीदृशम वर्तते, अमृतमयम। या आप इसमें जो भी शब्द उसमें पाठ में दे रखा है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके बिल्कुल ही आपको सटीक उत्तर लिखना है। एक शब्द में पूछा है तो एक शब्द में लिखिए, एक वाक्य में पूछा है तो एक वाक्य में लिखिए। 18वां प्रश्न है अधोलिखित पदानीम चित्वा गीतस्य पूर्तिम कुरु। अब आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ श्लोक जो आए हुए हैं या कुछ गीत आए हुए हैं, तो श्लोकों गीतों को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। और अगर आपने श्लोकों को गीतों को ध्यान से पढ़ा है और कुछ कुछ आपको याद हैं तो आप इन प्रश्नों को आसानी से लिख देंगे। इसमें आपके मंजूषा दे रखी है, ऊपर शब्द दे रखे हैं, वही रिक्त स्थान में भरने हैं। तो इसमें दे रखा है हरि मंदिरम, खाली स्थान, शरीरम, धन शक्ति, खाली स्थान, यत्र च, खाली स्थान, वनराज है, धेनु माता, खाली स्थान। तो इसमें आपको सीधा सीधा अगर गीत याद है तो आप सीधा सीधा वैसे ही बोल सकते हैं, बिना मंजूषा के ही इसमें लिख सकते हैं कि हरि मंदिर इदम अखिल शरीरम, धन शक्ति जन सेवा यही, और यत्र च क्रीड़ा यही वनराज है, धेनुर माता परम शिवा। तो जो आपको इसमें जो दे रखे हैं ना, आपके कोई गीत दे रखा है या कोई श्लोक दे रखे हैं तो आप इसको याद भी करते चलें, इन सबको भी आप याद रखें। 9वां नंबर का है सुमेलनम कुरुते। 19 नंबर का प्रश्न है सुमेलनम कुरुते है। इसमें वही कॉलम मैचिंग है, पहले एक बार कॉलम मैचिंग आ गई, दोबारा फिर यहाँ पर कॉलम मैचिंग दे दी गई है। 4 नंबर की ये है, 4 नंबर की वो है। तो आप ये समझ लीजिए कि कॉलम मैचिंग ही आपके 8 नंबर की आ गई है।
और वो बिल्कुल ही सिंपल है। 12-15 कॉलम मैचिंग दे रखी है, उन्हीं में से आपको 2 कॉलम मैचिंग दे रखी है। तो इसमें दे रखा है परित्राणाय साधूनाम, फिर सम्मोहात भवति, धर्म संस्थापनार्थाय, बुद्धि नाशात, ये सब श्लोक में से दे रखे हैं। एक आपके गद्य में से दिया था, एक आपका पद्य में से दिया है। तो परित्राणाय साधूनाम, सम्मोहात भवति स्मृति विभ्रम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये हमें अपने श्लोक में पता ही है कि आगे कौन सा शब्द आएगा। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश से व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो ये सब दे रखा है। अब 20वें नंबर का प्रश्न आता है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि लिखत, यानी चित्र देखकर आपको 4 वाक्य लिखना है। चित्र यहाँ पर विद्यालय का दे रखा है, तो विद्यालय पर आपका एक छोटा सा निबंध भी है। पाठ के अंदर भी एक विद्यालय संबंधित निबंध की पंक्तियां लिखी हुई हैं। यदि आपको वो याद है, विद्यालय का एक छोटा सा लेख आपने याद किया हुआ है, तो आप उसमें वैसा की वैसा यहाँ 5 पंक्तियां लिख सकते हैं और वो बिल्कुल सही होंगी। इसमें देखिए शब्द दे रखे हैं, अस्माकम छात्र छात्राश्च अध्यापका 12वीं कक्षा 500 छात्र। तो आप सीधा सीधा इसमें वाक्य बना सकते हैं। अस्माकम तो इदम अस्माकम विद्यालय, छात्र छात्राश्च, अत्र जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके आप संख्या लिख दीजिए, छात्र छात्राश्च पठन्ति। फिर अध्यापका, अस्माकं विद्यालये 15 अध्यापका सन्ति, या जो भी 12 अध्यापका सन्ति, जितने भी अध्यापक हैं आप उनकी संख्या लिख दीजिए, 12 अध्यापका सन्ति। फिर 12 कक्षा सन्ति, फिर 500 छात्रा दे रखा है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि अस्माकं विद्यालये 500 छात्रा पठन्ति। अब आपके आगे जो है वो दे रखा है, आपके एक और इसमें अथवा में प्रश्न दे रखा है कि अगर आपको ये वाक्य बनाने नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ रिक्त स्थान को भरकर भी आप ये 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मंजूषा दे रखी है और इसमें से आपको साधारण संवाद दे रखा है जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। काशी नगरे एकः पंडितः अस्ति, पंडित समीपम एकः आगच्छति। तो आपको निश्चित रूप से पता है कि पंडित के पास कौन आएगा, पढ़ने के लिए शिष्य आएगा। तो यहाँ पर शिष्य लिख दीजिए। ऊपर मंजूषा में शिष्य शब्द भी दे रखा है। अब इसमें दे रखा है कि शिष्य वदति आचार्य अहम आगतवान। शिष्य कहता है कि मैं आचार्य आपके पास आया हूँ। तो आप समझ लीजिए कि आचार्य के पास शिष्य क्यों आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे, विद्या अभ्यास करने के लिए आएंगे। तो इसमें शब्द लिखा हुआ है विद्या अभ्यासार्थम, आप इसमें लिख दीजिए। आपको अपने स्व विवेक से ऊपर से शब्द छांटकर इसके अंदर लिखने हैं। और अगर आप समझते हैं कि स्व विवेक से आप नहीं लिख पाएंगे तो आप जो भी ये संवाद दे रखे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। याद करने के बाद आप जब इसे देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ भरे हुए थे, क्योंकि ये एक संवाद है। संवाद में कौन सी बात पहले हुई, कौन सी बात बाद में हुई, कौन सा प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर किस प्रकार से दिया गया, ये हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे संवाद पूरे, जो कि शायद 4 या 5 संवाद दे रखे हैं, उन्हीं में से एक संवाद पूछा गया है। अब 21 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानाम क्रमायोजनम कुरुते। क्रम से आपको वाक्य सजाने हैं। कोई भी कहानी पर आधारित ये आपको प्रश्न दे दिया जाता है और कहानी जो है बच्चों को आसानी से याद हो जाती है। 5-7 कहानियां हैं, उन्हीं के आधार पर दिया जाता है। और अगर आप उन कहानियों पर भी ध्यान नहीं देना चाहते तो योग्यता विस्तार जो आपको दिया गया है, आपकी जब पाठ सारे खत्म हो जाते हैं उसके पीछे योग्यता विस्तार दिया हुआ होता है और उसमें आपको कुछ वाक्यों के क्रम संयोजन दे रखे हैं और उन्हीं वाक्य क्रम संयोजन में से एक वाक्य क्रम संयोजन आता है। यह 4 नंबर का बहुत ही सरल प्रश्न है और आपको इसको कहानी के आधार पर जमाना होता है। यहाँ पर भगवान राम की कहानी दे रखी है रामायण में से। रामेण सह सीता लक्ष्मण चापी वनम अगच्छताम, रामः वनम अगच्छत, रावणः सीताम अपहरत,
रामः रावणम ससैन्यम हतवान। तो अब इसमें आपको सोचना है कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई। 4 ही आपके वाक्य हैं जिनको आपको जमाना है। तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि सबसे पहला वाक्य आएगा कि राम वनम अगच्छत, राम वन में गए। राम वन में गए तो सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। उसके बाद रावण सीताम अपहरत आएगा, और उसके बाद आएगा राम रावणम ससैन्यम हतवान, सेना के सहित रावण का अंत कर दिया या उसको मार दिया। इस तरह से ये 4 वाक्य आप संयोजन कर लेंगे। इसके बाद आपका ये 22 नंबर का प्रश्न आता है, अधोलिखितस्य पद्यस्य हिंदी भाषायाम भावार्थम लेख्यम। ये बिल्कुल ही सरल है, बहुत सरल है। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले अनुवाद पाठ का करते हैं। तो ये आपको श्लोक दे रखा है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, परोपकाराय सताम विभूतये। लिखना है, इसमें यही लिखा गया है कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, यानी परोपकार के लिए ही सज्जन व्यक्ति होते हैं। और इसमें 2 दे रखे हैं, अगर आपको एक आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लिख दीजिए। न चौरहार्य न च राजहार्य न भ्राति भाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यहाँ विद्या की महिमा बताई गई है और आपको भावार्थ लिखना है, खाली संदर्भ वगैरह नहीं देना है इसका, सिर्फ भावार्थ लिखना है कि इसमें विद्या की महिमा बताते हुए कहा गया है कि ना तो ये चोरों द्वारा चुराई जा सकती है, ना ही राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, ना ही भाइयों में बांटी जा सकती है, ना ही ये भार स्वरूप लगती है हमें, और जितना हम इसे व्यय करते हैं उतनी ही ये बढ़ती जाती है। और विद्या का धन जो है वो सभी धनों में प्रधान धन माना गया है। इतना सा आपको इसका अनुवाद लिखना है। अब 23वां प्रश्न है, वीरांगना हाड़ी रानी अथवा संहति श्रेयसी पुंसाम कथा सारम हिंदी भाषायाम लिखत। अब इसमें आपको कथा का सार लिखना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि कहानियां पढ़ना, सुनना, सुनाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, और हमारी जो पाठ्य पुस्तक की कहानियां हैं उसी में से एक कथा सार पूछा जाता है। तो पाठ्य पुस्तक में निश्चित रूप से आपके 5-7 कहानियां दे रखी हैं, तो 5-6 कहानियां उन्हीं को आपको याद रखनी है और एक प्रश्न में उसको आपको लिखने का अभ्यास करना है, और उसी में से एक जो है आपकी कहानी पूछी जाएगी। और ये 8 अंक की कहानी होती है, तो इसका जो है विशेष रूप से आपको अभ्यास करना चाहिए। अब 24वां प्रश्न आता है, निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत्य भारत देशे विषयोपरि निबंध लेखनम कुरुतः। इसमें भी सीधा सीधा है, भारत देश पर आप एक निबंध लिखिए, और छोटा सा निबंध लिखना है, जो कि आपके पाठ के पीछे कुछ निबंध दे रखे हैं, जैसे विद्यालय पर है, पर्यावरण पर है, संस्कृत भाषा पर है, भारत देश पर है। तो 4-5 निबंध अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ 2 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद अथवा में रिक्त स्थानी पूरित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत, या आपको प्रार्थना पत्र दे रखा है अथवा में, और प्रार्थना पत्र एक ही है जो आपके पाठ के पीछे दे रखा है। तो आप बहुत ही आसान तरीका है 8 नंबर प्राप्त करने का, कि आप इस प्रार्थना पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लें, याद कर लें, बार बार लिख लिख कर देख लें, इसे पक्का कर लें। बहुत ही छोटा सा प्रार्थना पत्र है, और जैसा हिंदी में प्रार्थना पत्र होता है वैसा ही ये संस्कृत में प्रार्थना पत्र है। कुछ ही शब्दों में परिवर्तन है, और जिनमें परिवर्तन है वो आप निश्चित रूप से आसानी से समझ लेंगे कि संस्कृत के कौन से शब्द हैं, और हिंदी का ही पैटर्न है, उसी प्रकार से आपको संस्कृत में ये प्रार्थना पत्र लिखना है। और क्योंकि एक ही प्रार्थना पत्र है, तो निश्चित रूप से इस एक प्रार्थना पत्र को आप याद कर लेते हैं तो आपके 8 अंक कहीं भी नहीं गए। और उसमें भी अगर आप कहीं भूल भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें मंजूषा दे रखी है, और मंजूषा के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये। इसके बाद 25वां और अंतिम प्रश्न आता है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। यानी जो नीचे जो आपका गद्यांश दे रखा है इसे आप पढ़िए और उसके उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। बहुत ही सरल है। पूरा जो ये जो दे रखा है आपका गद्यांश, वो विद्या पर दे रखा है। विद्या सर्वेषां श्रेष्ठम धनमस्ति, तेन एव मनुष्यो भवति, अन्यथा विद्या रहितो पशु अस्ति। इदम धनम चौराश्चौर्यितुम बांधवाश्च विभाजयितुम न शक्नुवन्ति, व्यये कृते इदम धनम सर्वदा वर्धते।
विदेश गमने विद्या परम सहायिका भवती। तो आपने अपने पाठों में अगर बड़े ध्यान से विद्या वाले श्लोक पढ़े हैं, जो विद्या की महिमा को बताने वाले हैं, 3 या 4 श्लोक हैं, और उन्हीं 4 श्लोकों पर आधारित ये आपका गद्यांश दे दिया गया है, जिसमें से एक श्लोक इसी प्रश्न पत्र में भी आया है, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। और इसमें ये भी दे रखा है कि इसमें ये वाला भी आया है कि न तो चोर चुरा सकता है, ना भाइयों में बांटी जा सकती है। विद्याधन जो है वो न च भारकारी विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, तो इसी पर दिया गया है। और एक और श्लोक है कि विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पशु, इस तरह का श्लोक भी है। तो ये 2-3 श्लोक को मिलाकर यहाँ पर दे दिया गया है और सरल भाषा में दिया हुआ है, आप निश्चित रूप से इसे पहचान जाएंगे। तो विद्या सर्वेशाम श्रेष्ठम धनम अस्ति, पहला ही पद है, इसी में से आपका शीर्षक बन जाता है कि आप क्या इसका शीर्षक बनाएंगे। शीर्षक आप बना सकते हैं विद्याधनम। तो इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर तो शीर्षक पर ही आधारित है, यानी तीनों प्रश्नों के उत्तर में तो आपको मात्र विद्याधनम ही लिखना है। जैसे कि प्रश्न पूछा है उपर्युक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत, आपने उत्तर लिख दिया विद्याधनम। दूसरा पूछा है किम धनम श्रेष्ठम अस्ति, यहाँ फिर आपने लिख दिया विद्याधनम। फिर तीसरा प्रश्न है व्यय कृते किम वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ती है, क्या बढ़ता है, तो फिर यहाँ उत्तर आ गया विद्याधनम। यानी तीनों प्रश्न का उत्तर मात्र एक शब्द है। तो ये आपको बहुत ही सरल है और ये 8 नंबर का आपका प्रश्न है। चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया है विद्या कुत्र परम सहायिका भवती, आपको इसका उत्तर इसमें अंत में लिखा हुआ है विदेश गमने विद्या परम सहायिका भवती। तो आपको जो इसमें प्रश्न दे रखा है उसी प्रश्न में जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों को आप ऊपर ढूंढिए कहाँ पर लिखा हुआ है, और वो पूरा वाक्य आप इसमें नीचे लिख दीजिए, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो बहुत ही सरल आपका ये प्रश्न पत्र है। अगर आप पाठ पढ़ते हैं और पाठ पढ़ने के साथ साथ पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ लेते हैं और उसे याद कर लेते हैं, अनुवाद याद करने के बाद आप जो पीछे प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो साथ ही साथ आपकी परीक्षा की तैयारी भी होती रहती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम कुछ अतिरिक्त ज्ञान अर्जित कर लें या गाइड में से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका सिलेक्शन करें, तो आप कर सकते हैं। डेस्क वर्क भी आप उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन डेस्क वर्क भी आपकी तब काम आएगी जब आपने सारा पाठ्यक्रम पढ़ लिया है अच्छे से, पूरी पढ़ाई करने के बाद अच्छी तरह से उसको याद भी कर लिया है, समझ लिया है, याद कर लिया है। अब आप अपने ज्ञान को जांचना चाहते हैं कि मुझे कितना याद हुआ, कितना याद नहीं हुआ, क्या चीज़ मैं भूल जाता हूँ, क्या चीज़ मैं याद रख सकता हूँ। तो इस सब की जांच करने के लिए और किस समय अवधि में मैं कितना कर सकता हूँ, यानी 3 घंटे की 2.5 घंटे की जो समय अवधि आपको मिलती है उसके अंदर आप पूरा प्रश्न पत्र कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसको जांचने के लिए आप डेस्क वर्क का उपयोग कर सकते हैं। उसमें आपका बहुत ही अच्छा अभ्यास हो जाता है और क्या चीज़ आपको याद नहीं है ये भी आपको पता चल जाती है। तो ये आपका पूरा प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ और भी जो प्रश्न पत्र हैं पिछले सालों के 4-5 प्रश्न पत्र हैं उनको भी आप अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा, ताकि आप इस परीक्षा के पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं और इसमें से आपके पूरे अंक आ जाएं। क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है, इस प्रकार का इसका प्रश्न पत्र होता है कि अगर आप इसमें सही उत्तर लिखते हैं, सटीक शब्दों में लिखते हैं, तो आपके कोई भी अंक कहीं भी कटते नहीं हैं। यानी गणित की तरह इसमें मार्क्स आते हैं। मुश्किल से 4 या 5 नंबर कहीं अगर कट जाएं तो कह नहीं सकते। कहीं हो सकता है कि हमने अपनी भाषा में कहीं कुछ गलती की हो, जिस प्रकार से हम कथासार लिखते हैं तो कथासार में हमने कहीं कोई गलती कर दी हो तो 1-2 नंबर कट गए हमारे। लेकिन संस्कृत भाषा में और कहीं भी नंबरों के कटने की संभावना नहीं रहती है, तो इसमें आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए और परीक्षा में पूरे अंक लेकर पास होइए। हमारी यही आपके लिए शुभकामनाएं।